गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्याकरण का अगला पार्ट देखेंगे, वो है कारक। कारक हमें प्रश्न क्रमांक 4 व्याकरण में इसमें 2 वाक्य दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होगा। तो चलो आज हम लोग देख लेते हैं कारक किसे कहते हैं, उसके भेद, अनेक उसके उदाहरण तथा परिभाषाएं। कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देख लो वापस कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। चलो वाक्य के द्वारा हम लोग देखते हैं कि जैसे तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखा। तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। इस वाक्य में मेज से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि संज्ञा शब्दों के साथ आई विभक्ति चिन्ह, इन शब्दों का संबंध क्रिया लिखो से जोड़ दिया गया है तथा जोड़ रहे हैं। इसलिए अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले ये विभक्ति चिन्ह, इन्हें ही कारक कहा जाता है। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ चिन्ह लगाए जाते हैं, बिल्कुल उन्हें ही कारक कहा जाता है। बच्चों, तुमने देखा होगा कि कभी कभी फूलों की माला को गूंथने वाला धागा दिखाई देता है तो कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार वाक्य रूपी माला में भी कभी विभक्तियां दिखाई देती है तो कभी नहीं। जैसे राहुल पढ़ता है, वाक्य में विभक्ति का लोप हो गया है, लेकिन यहाँ पर ने विभक्ति है। वो किस तरह से, वो आगे हम लोग कारक के भेद देखते वक्त देख लेंगे। चलो कारक के भेद देख लेते हैं। कारक के भेद है टोटल 8। कुल मिलाकर कारक के 8 भेद है। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, 5 नंबर है अपादान कारक, 6 नंबर है संबंध कारक, 7 नंबर है अधिकरण कारक और 8 नंबर है संबोधन कारक। तो इस तरह कारक के 8 भेद है। तो चलो आज हम लोग इसके परिभाषाएं और उदाहरण भी देख लेते हैं। चलो कारक का पहला भेद हम लोग देख लेते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक, उसकी विभक्ति है ने। अब कर्ता कारक मतलब शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, मतलब जो क्रिया करता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। जैसे राधा ने पत्र लिखा। दूसरा वाक्य है श्याम खेलता है। अब यहाँ पर पहले वाक्य में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ने विभक्ति है और दूसरे वाक्य में श्याम खेलता है, यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं दिखाई दे रही है। मतलब इन दोनों वाक्यों में हम देखते हैं कि राधा और श्याम दोनों ही क्रमशः लिखने और खेलने की क्रिया से जुड़े हैं, लेकिन राधा के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है और श्याम के साथ कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। विशेष रूप से जब वाक्य में भूतकाल की सकर्मक क्रिया होती है तो ने परसर्ग का प्रयोग होता है, अन्यथा कर्ता कारक का प्रयोग विभक्ति के बिना ही किया जाता है। यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं दिखाई देती, लेकिन यहाँ पर भी कर्ता कारक ही विभक्ति है। आगे दूसरा कारक का भेद है कर्म कारक, उसकी विभक्ति है को। कर्म कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहा जाता है। मतलब पहले कर्ता कारक में हम लोगों ने देखा था कि कर्ता कौन है, जो काम करता है उसे कर्ता कहा जाता है, इसलिए उसे कर्ता कारक कहा गया। अब यहाँ पर कर्म कारक मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का फल, मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। वाक्य देख लेते हैं। राधा ने नौकर को बुलाया। दूसरा वाक्य है पेड़ को मत काटो। तीसरा वाक्य है माँ बच्चे को खाना खिला रही है। मतलब
क्रिया का फल किसे बुलाया है? नौकर को बुलाया है। किसे मत काटो? पेड़ को मत काटो। किसे खिला रही है? बच्चे को खिला रही है। मतलब क्रिया का भार पूरी तरह से इन शब्दों पर पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये कर्म कारक है। इसलिए को, नौकर को, पेड़ को, बच्चे को, तो यहाँ पर को ये जो विभक्ति है ये कर्म कारक की विभक्ति है। अगली विभक्ति है करण कारक। करण कारक मतलब उसकी जो विभक्ति है उसकी है से तथा के द्वारा। करण कारक की परिभाषा देख लेते हैं। करण कारक मतलब कर्ता जिस साधन से कार्य करता है अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, इसका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, उसे करण कारक कहा जाता है। करण कारक की विभक्ति है से तथा के द्वारा। उदाहरण देख लेते हैं। मैं गेंद से खेलता हूँ। राम अगला है। राम ने गिलास से पानी पिया। अगला है मुझे पत्र द्वारा सूचना प्राप्त हुई। चौथा उदाहरण है उसने चाकू के द्वारा खरबूजा काटा। इन शब्दों के द्वारा तथा इन विभक्तियों के द्वारा आप लोगों को पता चल जाएगा कि इन साधनों के द्वारा यहाँ पर कर्ता ने कार्य किया है, इसलिए यहाँ पर ये जो कारक है वो है करण कारक और इनकी ये जो विभक्ति है वो है से तथा के द्वारा। अगला कारक है संप्रदान कारक। कारक का चौथा भेद हम लोग देखने जा रहे हैं वो है संप्रदान कारक। उसकी विभक्ति है को तथा के लिए, मतलब जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए क्रिया हो जाती है तथा जिसके लिए काम किया जाता है। चलो परिभाषा देख लेते हैं। मतलब जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। उसकी विभक्ति है को तथा के लिए। जैसे मैंने राधा को पुस्तक दी। दूसरे वाक्य में है मैंने राम के लिए कपड़े खरीदे। यहाँ पर को तथा के लिए ये जो है विभक्ति ये संप्रदान कारक के लक्षण है तथा ये संप्रदान कारक की विभक्ति है। अगर आप लोगों को याद होगा तो कर्म कारक में भी को ये विभक्ति लगती है, लेकिन वहाँ पर कर्म कारक में क्रिया का भार फल कर्म पर पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कर्म कारक होता है। लेकिन संप्रदान कारक में को विभक्ति ये जो है मतलब जिसके लिए काम किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर को विभक्ति आ जाती है। तो ये दोनों में फर्क अच्छी तरह से याद रखना है। अगला कारक हम लोग देखेंगे अपादान कारक। अपादान कारक वहाँ इसकी विभक्ति है से। अगर याद होगा आप लोगों को तो करण कारक की विभक्ति भी से और के द्वारा है। मतलब करण कारक में से विभक्ति मतलब साधन का जिस साधन से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं और उसकी विभक्ति में से आता है। लेकिन अपादान कारक में जो ये से ये विभक्ति है ये है अलग होने का भाव होता है। तो देख लेते हैं परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, दूर हटने, तुलना या सीखने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पर अपादान कारक और करण कारक की विभक्ति से है तो दोनों में भी फिर भी दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है। करण कारक में साधन है और अपादान कारक में से मतलब वहाँ पर अलग होना है। चलो उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है गंगा हिमालय से निकलती है। यहाँ पर हिमालय से मतलब गंगा यहाँ से निकलती है तो वो दूर होने का यहाँ पर आभास वह दूर होने का तथा अलग हो जाने का पता चल जाता है। अगला है उदाहरण फल पेड़ से गिर पड़ा। यहाँ पर फल पेड़ से दूर हो गया इसका पता चलता है। अगला उदाहरण है विद्यार्थी गुरुजी से डरते हैं। यहाँ पर डरने का भाव है। आगे है दिव्या रमा से अच्छा गाती है। यहाँ पर तुलना की गई है। अगला उदाहरण है मेरा घर स्कूल से बहुत बहुत दूर है। यहाँ पर दूरी दिखाई गई है। तो इन सभी के वजह से यहाँ पर अपादान कारक हो जाता है तथा उसकी विभक्ति ये जो से है इसका पता
चल जाता है। कारक का अगला भेद है संबंध कारक। उसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। उदाहरण है यह सीता का पुत्र है। दूसरा उदाहरण है वह तुम्हारे घर गया है। तीसरा उदाहरण है यह रमा की सहेली है। यहाँ पर का, यहाँ पर रे तथा यहाँ पर भी की, ये जो विभक्ति है ये संबंध कारक की विभक्ति है। मतलब रमा का संबंध, यह रमा की सहेली है। यहाँ पर सहेली तथा रमा इन दो शब्दों से संबंध प्रकट किया गया। वह तुम्हारा घर है, यह यहाँ पर भी रे विभक्ति का उपयोग किया गया है। यह सीता का पुत्र है, यहाँ पर भी किसका पुत्र है? सीता का पुत्र है, इसलिए ये यहाँ पर का ये जो विभक्ति है ये संबंध कारक की विभक्ति है। अगला भेद हम लोग देखेंगे अधिकरण कारक। उसकी विभक्ति है में तथा पर। परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उससे तथा स्थान, समय, अवसर इसका बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। उसकी विभक्ति है में तथा पर। उदाहरण जैसे पुस्तकालय में बहुत सी किताबें हैं। यहाँ पर में ये जो पुस्तकालय में ये विभक्ति यहाँ पर लग गई है। अगला है उदाहरण गिलास मेज पर रख दो। यहाँ पर विभक्ति आ गई है तो ये अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से पता चल जाता है कि में तथा पर के कारण तथा इन विभक्तियों के कारण हमें पता चलता है कि यहाँ पर अधिकरण कारक है। कारक का अगला भेद है तथा अंतिम भेद हम लोग देखने जा रहे हैं वो है संबोधन कारक। उसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ। संबोधन मतलब किसी को बुलाना। अब किसे देख लेते, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाता है तथा बुलाया जाता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। जैसे अरे बच्चों शोर मत मचाओ। अगला उदाहरण है अरे भाई यहाँ तो आओ। अगला उदाहरण नेक्स्ट है हे भगवान कैसी लड़ाई चल रही है। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो अरे भाई, हे भगवान, ये सभी ये जो विभक्तियाँ हैं ये सब संबोधन कारक की विभक्तियाँ हैं। तो इन 8 भेदों के द्वारा आज हम लोगों ने देखा कि कारक किसे कहते हैं, उसके भेद तथा उसकी परिभाषाएं अनेक उदाहरणों के द्वारा। अभी हम लोगों ने कारक के 8 भेद देखे और वो भी विभक्ति तथा अनेक उदाहरणों के द्वारा। तो इस तरह से आप लोगों को क्लास वर्क में इस तरह का चार्ट बनाना है और अच्छी तरह से वो याद रखना है। जैसे कारक, विभक्ति, उसके लक्षण और अनेक उदाहरण यहाँ पर कारक, कर्ता कारक, उसकी विभक्ति ने है, उसके लक्षण है जो कार्य करता है। यहाँ पर उदाहरण लिखा है रोहित पतंग उड़ा रहा है। दूसरा उदाहरण है रोहित ने पतंग उड़ाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ विभक्तियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं देती, तो कर्ता कारक की यहाँ पर ने विभक्ति है, कभी कभी यहाँ पर विभक्ति दिखाई भी नहीं देती। अगला है कर्म कारक, उसकी विभक्ति याद रखनी है को, मतलब उसके लक्षण है जिस पर क्रिया का फल पड़े। उदाहरण है सोनिया कहानी पढ़ती है। दूसरा उदाहरण है पिता ने पुत्र को बुलाया। यहाँ पर पुत्र को और कहानी, यहाँ पर कोई भी विभक्ति नहीं है। आगे है करण कारक, उसकी विभक्ति है से तथा के द्वारा। तो इस तरह से पूरा चार्ट आप लोगों को अच्छी तरह से बनाना है और याद भी करना है। आगे से तथा के द्वारा है करण कारक की विभक्ति और उसके लक्षण है। शॉर्ट में ये अच्छी तरह से याद रखना है कि जिस साधन के द्वारा काम होता है वहाँ पर करण कारक होता है। और उदाहरण है रोहन कार से बाजार जाता है। यहाँ पर कार से मतलब
कार से, इसलिए यहाँ पर करण कारक के विभक्ति आ गई। मतलब ये साधन, कार ये साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक विभक्ति है। अगला है संप्रदान कारक। उसकी विभक्ति याद रखनी है, को तथा के लिए। मतलब उसके लक्षण है जिसके लिए काम किया जाता है। अब अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पर दोनों भी है विभक्तियाँ, दोनों भी कारक है। एक है कर्म कारक, दूसरा है संप्रदान कारक। कर्म कारक की विभक्ति भी को है, यहाँ पर भी को है, तो कोई भी जम्बलिंग नहीं करना है। तो कर्म कारक मतलब जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो होता है कर्म कारक, और संप्रदान कारक में को विभक्ति मतलब जिसके लिए काम किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जसिका माँ के लिए फल लाई, यहाँ पर के लिए, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक विभक्ति है। आगे है अपादान कारक। यहाँ पर उसकी विभक्ति है से, मतलब अलग होना। मतलब जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहाँ पर अपादान कारक हो जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। पेड़ से फल गिरा। अब यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख पाते हैं कि अपादान कारक की विभक्ति है से और करण कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन करण कारक की विभक्ति से में साधन है, तो अपादान कारक की विभक्ति से होने के बावजूद भी यहाँ पर अलग होना है। मतलब जिससे कोई वस्तु अलग होती है। मतलब पेड़ से फल गिरा तो वस्तु पेड़ से फल अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। आगे है संबंध कारक। संबंध कारक की विभक्ति याद रखनी है, का, के, की, रा, रे, रे। मतलब लक्षण उसके याद रखने हैं। वाक्य में अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। रीता का भाई कल हमारे घर आएगा। यहाँ पर रीता का ये जो है ये संबंध कारक है तथा संबंध कारक की विभक्ति है। यहाँ पर संबंध दिखाया गया है। अगला है अधिकरण कारक। यहाँ पर उसकी विभक्ति है में तथा पर। यहाँ पर लक्षण याद रखने हैं कि जिसमें तथा जिस पर कर्ता काम करता है वहाँ पर अधिकरण कारक विभक्ति हो जाती है। यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं। यहाँ पर विभक्ति आ गई, इसलिए अधिकरण कारक यहाँ पर हो गया है। अंतिम है संबोधन कारक। उसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ आदि। जिससे मतलब उसके लक्षण याद रखने, जिससे किसी को बुलाया जाए। उदाहरण है हे ईश्वर दया करो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने पूरे कारक के आठ भेद, उसकी विभक्तियाँ और उसके लक्षण भी देख लिए। तो अच्छी तरह से पूरा चार्ट आपको क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है और अच्छी तरह से याद भी करना है। पूरी विभक्ति अगर अच्छी तरह से आप लोगों ने याद की तो परीक्षा में अच्छी तरह से आप लोग किसी भी रुकावट के अलावा आप लोग अच्छी तरह से उदाहरण सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने व्याकरण का अगला पार्ट देख लिया, कारक। अच्छी तरह से उसकी विभक्तियाँ याद करके क्लास वर्क नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।